हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो नीट पीवाईक्यू की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है बच्चे, एक्चुअली जो इकोलॉजी है वो बहुत इजी एंड स्कोरिंग है, तो हमें इस यूनिट को बहुत अच्छे से करना है। ये बहुत अच्छा वेटेज की यूनिट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर ये 2023 में पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर क्या पूछा गया है? करेक्ट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम रीड आउट करते हैं। हमारी स्टेटमेंट ए क्या बोलती है बच्चों? डिट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। अब डिट्राइवोरस कौन होते हैं? कई लोग इसको डिट्रीवोरस भी बोल लेते हैं ना। डिट्रीवोरस बोलो या डिट्राइवोरस बोलो, डी स्टैंड फॉर डेड, ऐसे याद रखो। डेड डेड और जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या परफॉर्म करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। अब ये भी हमारा करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन, यस, into the soil and get precipitate as the unavailable salt by a process leaching, ये भी correct है बच्चों। detritus food chain begin with living, गलत बच्चे, ये यहां पर ही गलत हो गया। आपने देखा detritus बोला है, detritus बोला है, detritus stand for dead। तो ये फूड चेन हमारी कहां से शुरू होनी थी बच्चों? डेड से ही। अब हमारी डिट्राइटस है तो डेड से ही शुरू होगी। डीएफसी कहां से शुरू होती है? डेड से स्टार्ट होती है ये चेन। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द डिट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल बाय अ प्रोसेस कैटाबोलिज्म, ये भी गलत है। यहां पर अर्थवॉर्म जब ब्रेक करेगा डेड मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में या स्मॉलर में, उसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो अगर हम डीकंपोजिशन के प्रोसेस की बात करें बच्चों, तो डीकंपोजिशन के प्रोसेस में हमारे जो स्टेप्स है वो किस प्रकार से? नंबर 1 हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, नंबर 2 पे हमारा लीचिंग है, नंबर 3 पे हमारा बच्चों कैटाबॉलिज्म है, 4th हमारा ह्यूमिनिफिकेशन है और 5th हमारा मिनरलाइजेशन। अब ये जो पहले 3 स्टेप आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों स्टेप हमारे डेड ऑर्गेनिज्म पर परफॉर्म किए जाएंगे। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। उस डेड ऑर्गेनिज्म पे बेस है जिस पर ये परफॉर्म किए जाएंगे। और ये जो दोनों स्टेप है ये हमारा सॉइल के अंदर परफॉर्म होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। इसीलिए इस चैप्टर की समरी में लास्ट में लाइन लिखी गई है कि डीकंपोजिशन में बेसिकली 3 स्टेप है। तो वो लाइन भी वहां गलत नहीं है, उसको इस तरीके से गलत नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ डेड के ऊपर बात कर रहा है, सॉइल को कंसीडर नहीं कर रहा। बट आगे इसको क्या बोला गया कि 5 स्टेप के प्रोसेस में है। तो हमारा आंसर जो है बच्चे, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अर्थवॉर्म क्या करेगा? हमारा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेगा, तो वो हमारा फ्रेगमेंटेशन है। अब वो हमारा लोअर डाउन हो गया, बिल्कुल सेटल हो गया सॉइल के अंदर एज ए प्रेसिपिटेट, तो हमारा लीचिंग है। कैटाबोलिज्म में क्या होगा? हमारा बैक्टीरिया और फंगल जो है अंडर एनारोबिक कंडीशन, वहां पर वो उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रही है। ओके, ह्यूमैनिफिकेशन में ह्यूमस मिलेगा हमारा, मिनरलाइजेशन में मिनरल ऐड हो रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये इनकरेक्ट और करेक्ट में हमें देखना था, तो हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट हमारी लास्ट की स्टेटमेंट होगी, तो करेक्ट क्या आएगा? ए, बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ए, बी एंड सी। तो ये 5 स्टेप थोड़ा ध्यान याद रखना है बच्चों। ये डेड और ये हमारे कहां परफॉर्म होंगे? इन द सॉइल। ठीक है,
तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, बी एंड सी। क्वेश्चन 2, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर 2023 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया बच्चे। अब ये बोला गया जीपीपी स्टैंड फॉर, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, पी स्टैंड फॉर प्राइमरी एंड पी फॉर प्रोडक्टिविटी। अब ये जीपीपी क्या है? जीपीपी का मतलब होता है बच्चों द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म्ड। ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म्ड, ऑर्गेनिक मैटर का बनना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कितना ऑर्गेनिक मैटर बना वो हमारा क्या है मेरे बच्चों? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। बट इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से प्लांट्स ने यूज कर लिया किस चीज के लिए? यूज्ड बाय प्लांट्स। किस चीज के लिए यूज किया इस जीपीपी में से? रेस्पिरेशन के लिए। तो ये आर स्टैंड फॉर हेयर रेस्पिरेशन लॉस। आर क्या है हमारा? रेस्पिरेशन लॉस है। और रेस्पिरेशन लॉस निकलने के बाद हमारे पास अवेलेबल अमाउंट जो बचा दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहां पर आर के बारे में पूछा है, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रोडक्टिव एलोकेशन रॉन्ग, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रॉन्ग, रेस्पिरेशन क्वोशिएंट गलत हो गया। तो हमारा क्या बचेगा बच्चों? रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये हमारी इक्वेशन याद रखनी है कि जीपीपी माइनस में आर इज इक्वल टू एनपीपी होता है। ओके तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि अवेलेबल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना बचा कंजप्शन के लिए। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आर यहां पर क्या अंडरस्टैंड करता है? रेस्पिरेटरी लॉस को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ बायोमास द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, बायोमास को ही ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। पर यूनिट एरिया बन रहा है ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई पर यूनिट एरिया है, यहां पर कितना बायोमास है जब इन प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, तो यहां पर कितना टोटल या शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, बायोमास कितना बना, प्रोडक्शन कितना हुआ, तो उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे, गलत। सेकेंडरी प्रोडक्शन बोलेंगे, नो। तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर? प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन है ये कि कितना बायोमास पर यूनिट एरिया बन रहा है ओवर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। तो क्या आएगा बच्चों यहां पे? प्राइमरी प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two butterfly species are competing for the same nectar of a flower in a garden। ये ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है बट यहां आ गया तो उसको देख लेते हैं। टू सर्वाइव एंड को एग्जिस्ट टूगेदर दे मे अवॉइड कॉम्पिटिशन। हमने वहां पर पढ़ा था कि वो कंपटीशन को अवॉइड कर रहे हैं, एक साथ को एग्जिस्टेंस इवोल्यूशन करेंगे। तो ऐसा कब होता है? जब उन्होंने अपने फीडिंग पैटर्न को क्या कर लिया, वो चूज कर लिया हो कि उनको अलग अलग फीडिंग पैटर्न उन्होंने चूज कर लिया है। तो इसका आंसर देखते हैं, प्रीडेटिंग ऑन ईच अदर गलत। उनको तो एक साथ सरवाइव करना है ना कंपटीशन को अवॉइड करके। फीडिंग एट द सेम टाइम करेंगे तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। चूजिंग द डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, फोरेजिंग पैटर्न यानी उनको अपना जो फोरेजिंग पैटर्न है यानी फीडिंग पैटर्न को उन्होंने क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये ऑर्गेनिज्म से था बट ये मिक्स होके आ गया बच्चे इकोसिस्टम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, स्टेटमेंट 1, decomposition is a process in which the detritus understand dead degraded into simpler substances by microbes। बिल्कुल करेक्ट बात है कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जो हमारा डेड है उसको हमें छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते स्टेटमेंट 2, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, या इसको चिटिन भी बोल लेते हैं, बेटा ये गलत हो गया, कभी भी फास्टर नहीं होगा अगर इस तरह का सब्सटेंस अवेलेबल होगा लिग्निन और चिटिन। ये बच्चे हमारे
क्या है, एक तरीके से हमारी डिकम्पोजिशन के रेट को कम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर माइक्रोब्स इनको डिग्रेड करने में ज्यादा समय लगाएंगे। तो ये जो है लिग्निन और चिटिन में कभी भी हमारा डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर नहीं होगा, स्लोअर होगा। ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। तो फास्टर कब होता है, जब हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग मैटर हो या हमारा वाटर सोल्यूबल मैटर हो, तब हमारा डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा प्यारे बच्चों, फास्टर होगा इन दो कंडीशन के अंदर। या हमारा वार्म एनवायरमेंट है तब हमारा फास्टर होगा। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डिट्राइटिवोरस ब्रेक डाउन द डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। अभी हमने देखा था डिट्राइटिवोरस जब ब्रेक डाउन करते डिट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, कैटाबोलिज्म, फ्रैगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन, डीकंपोजिशन। तो यहां क्या आना चाहिए, जब हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स में जा रहे हैं, कैटाबोलिज्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फ्रैगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फ्रैगमेंटेशन। कि ये आपको डिकम्पोजिशन पे आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान से याद रखना है। स्टार्टिंग कहां से होगी, फ्रैगमेंटेशन से, देन आपका लीचिंग, देन आपका कैटाबोलिज्म, देन आपका ह्यूमिनिफिकेशन एंड लास्टली हमारा क्या है, मिनरलाइजेशन। तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है डिट्राइटिवोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फ्रैगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बतानी है बच्चों, नॉट करेक्ट, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, यही हमारी गलत हो गई है। हमारा जो पिरामिड है सी मतलब यहां पर एक्वेटिक कंडीशन दी गई है। जब भी हम एक्वेटिक कंडीशन की बात करें तो हमारा जो पिरामिड ऑफ मास है उसके अंदर बच्चे हमारे कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे और प्रोड्यूसर क्या होंगे, कम। ये हमारे प्रोड्यूसर है और ये हमारे कंज्यूमर है। तो इसको आप ऐसे समझे कि यहां प्रोड्यूसर को मैं लिख रही हूं प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन जो हमारे वाटर के अंदर है, तो इन पे डिपेंड होने वाले जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये हमारे कम है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। तो यही हमारा क्या हो गया, नॉट करेक्ट हो गया कि हमारा सी के अंदर जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास है वो क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, तभी ये करेक्ट था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि वो करेक्ट किस लिए है। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट है, यस। एनर्जी जब यहाँ एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है, हमारा हायरार्की लेवल को मेंटेन कर रही है, तो एनर्जी क्या होती जाएगी हमारी, कम। तो हमेशा क्या बनेगा, एनर्जी का क्या बनेगा, अपराइट बनेगा। ओके, ग्रासलैंड में भी हमारा अपराइट रहेगा, सी का जनरली इन्वर्टेड रहता है। तो ये आंसर, जब हमारे आंसर यहां से मिल ही गया कि ये हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना, ऑप्शन में ही आंसर था इस क्वेश्चन का, तो जनरली अपराइट लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। नीचे उसने ठीक लिखा है तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, मैच द ट्रॉपिक लेवल को उनकी करेक्ट स्पीसीज के एग्जाम्पल से मैच करना है। तो ट्रॉपिक लेवल हम एक फूड चेन बना लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये मैच कर लेगा, करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल मैच करने हैं। तो हम ट्रॉपिक लेवल मेंटेन करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, ग्रास एग्जाम्पल देख लेंगे, T1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा ग्रास है, देन ग्रास, देन रैबिट हो गया T2, देन हमारा क्रो, देन हमारा वल्चर T3 एंड T4।
अब हम मैच करके देखेंगे कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। यहां से हमने इसको देखा T1, T2, T3 एंड T4। तो यहां पर आपका इसका आंसर मैच करो। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे क्या गिवन है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे हमारा क्या आएगा बच्चे? वल्चर आएगा। वल्चर यानी सेकंड। यहां से मैच हो गया तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर है। आप इसको ऐसे फूड चेन बना के इजी कर सकते हो, टाइम भी कम लगेगा। आपको सीधा याद रखना है कि प्रोड्यूसर लेवल पे ग्रास होता है यानी T1 आएगा, उसका ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। ग्रास को कौन खा रहा है? हमारा हर्बीवोर रैबिट यानी T2। रैबिट को कौन खा रहा है? क्रो यानी T3, ट्रॉपिक लेवल थर्ड। और सबसे जो टॉप कार्निवोर्स है यानी जिसको हम ट्रॉपिक लेवल T4 बोल रहे हैं वो हमारा क्या आएगा? वल्चर। इस तरह के क्वेश्चन हम फूड चेन बना के इजिली हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? यहां जीपीपी और एनपीपी के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो बच्चे आपको ये फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, जीपीपी माइनस में आर इज इक्वल टू एनपीपी। इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है आपको। इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। गलत हो गया। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द जीपीपी एंड नेट प्राइमरी, ये भी गलत। जीपीपी हमेशा कम होनी चाहिए एनपीपी से, ये गलत हो गया। ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो रही है। इस फॉर्मूले में साफ मेंशन हो रहा है बच्चों कि जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जब उसमें रेस्पिरेशन का लॉस हो रहा है तो हमारा बचा हुआ क्या बचता है? एनपीपी। इसका मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए कि जो हमारा जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन द एनपीपी। इज अ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो फॉर्मूले को याद रखोगे तो इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसानी से हो सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये 2020 कोविड के टाइम का क्वेश्चन है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब देखिएगा बच्चे, हम ट्रॉपिक लेवल का अगर पिरामिड बनाए एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, पहले हमारे प्रोड्यूसर T1, T2, T3 एंड T4। अब ये चार बोला है, चार हमने चार लेवल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा T1, ये हमारा T2। अब हमें फर्स्ट टू फोर्थ पे चलना है, तो हम फर्स्ट से फोर्थ पे चलेंगे तो हमारी एनर्जी क्या इंक्रीज होगी? गलत। जब हम फोर्थ से यानी कि यहां ऊपर की तरफ चलते हैं, लीस्ट टू हाईएस्ट चलते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यही हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों? इनकरेक्ट हो गई कि T1 से T4 की तरफ चले तो लेवल ऑफ एनर्जी जो सबसे लास्ट ट्रॉपिक लेवल है उसको क्या मिलता है? कम मिलेगा। ओके, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ फूड है, फ्लो ऑफ एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ है बच्चे, ये हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी है, फूड एनर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। करेक्ट लिखा है, एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी फर्स्ट टू फोर्थ, ये हमारा करेक्ट है। बायोमास भी हमारा डिक्रीज होगा फर्स्ट टू फोर्थ, ये हमारा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या बच गया हमारा कि एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। ये हमारा इसलिए गलत हुआ कि इन्होंने क्या लिख दिया, इसके लिए इंक्रीज वर्ड लिख दिया। तो इसके लिए क्या आना चाहिए था बच्चों? इसके लिए यहां पर क्या आना चाहिए था? डिक्रीज वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, तो ये वर्ड की वजह से हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। कभी भी एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है। एक बात याद रखनी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होगा और जो सबसे ऊपर लेवल पे बैठेगा उसका जो एनर्जी का कंटेंट क्या होगा? सबसे कम होगा।
इज दैट क्लियर? उसके पास जो अवेलेबल फूड एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। अब यहाँ एक्सेप्ट टर्म पूछी गई है, 2020 का ही क्वेश्चन है कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो फास्टर रहता है, ठीक है। अब फास्टर बताया है कि फास्टर है, बट किस में नहीं, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट होता है तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है। एरोबिक सोइल माइक्रोब होंगे तो भी हमारा डिकम्पोजिशन अच्छा कराएंगे, वो फास्टर कराएंगे। डिट्राइटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन, यही हमारा स्लो होगा। यहां हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लोवर होगा। डिट्राइटस रिच इन शुगर, ये भी ठीक है। तो हमारा क्या पूछा गया है कि एक्सेप्ट किसको छोड़ के हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर होगा, तो लिग्निन और काइटिन, ये टिप्स पे याद कर लो। लिग्निन और काइटिन जो है हमारा, इसके केस में हमारा डिकम्पोजिशन क्या रहता है बच्चे, स्लोअर रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लिग्निन और काइटिन दोनों ही हमारा थोड़ा सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, डेड है, इसको थोड़ा सा डिग्रेड करने में टाइम लगेगा। तो इस केस में माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो स्लोअर डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। जनरली पूछा है कि जनरली इन्वर्टेड कब होगा। ऑप्शन देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, नहीं बच्चे, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड हमेशा जनरली अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी भी अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फॉरेस्ट भी अपराइट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये हमारा इन्वर्टेड बनेगा, ये हमारा इन्वर्टेड बनेगा। इन तीनों के केस में हमारा आंसर क्या था, अपराइट है। फर्स्ट थ्री ऑप्शन हमारा क्या है, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड है। तो हमारा जो लास्ट वाला है डी ऑप्शन, उसमें जनरली क्या आना है, इन्वर्टेड। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि यहां पर सी के अंदर अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन का अमाउंट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोड्यूसर, उनका अमाउंट क्या होता है, कम, और उन पे डिपेंड होने वाले जो हमारे जू प्लैंक्टन होंगे यानी कंज्यूमर, उनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या होंगे, लेस, और ये क्या होंगे, मोर, जिसकी वजह से हमारा जो पिरामिड ऑफ बायोमास है जनरली सी के केस में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जनरली इन्वर्टेड पूछा तो ऑप्शन डी आएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा गिवन है उसको रीड करते हैं बच्चों। प्राइमरी प्रोड्यूसर है 10 ग्राम, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारा 10 ग्राम, ठीक है, हमने बना लिया। देन इस पे कंज्यूमर बैठा है पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम। देन सेकेंडरी कंज्यूमर है हमारा 120 ग्राम। अब इकोलॉजिकल पिरामिड में इसको फिट करना है तो ये हमारा बन गया डाटा, सॉरी, इकोलॉजिकल पिरामिड दिखाना है, डाटा के अकॉर्डिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे कम है हमारा 10 ग्राम, देन हमारा 60 ग्राम, देन हमारा 120, ये 10, 60, 120। तो ये कैसा बना है हमारा, इन्वर्टेड बना है। ग्राम के केस में ले रहे हैं इसको तो बायोमास है, ये ग्राम है तो क्या है बच्चों, बायोमास है। तो ये क्या बना हमारा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड बना है। तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, पिरामिड ऑफ बायोमास हमारा इन्वर्टेड, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। ये गलत है क्योंकि एनर्जी होता तो बच्चे यहाँ पर किलो जूल वगैरह हमें टर्म गिवन होती, और नंबर होता तो इंडिविजुअल का डाटा गिवन होता। अब यहाँ अपराइट हो नहीं सकता डाटा के अकॉर्डिंग, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 13 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। ये 2018 में पूछा गया है, तो ऐसा डाटा अगर फिर से आ जाए तो डाटा के अकॉर्डिंग हमें अपने पिरामिड्स को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास।
अगर मैक्सिमम बायोमास की बात करें तो ऑप्शन को रीड करते किसमें सबसे ज्यादा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पोंड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। अगर सबसे बड़ा अगर हम देखें यही हमारा नेचुरल लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और इसी के अंदर हमारा मैक्सिमम बायोमास। अब मैक्सिमम बायोमास बात करें हम यानी लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कितना हमें मिल रहा है, सबसे ज्यादा कहां से मिलता है बच्चों, फॉरेस्ट से मिलता है, ग्रासलैंड से नहीं मिलेगा। पोंड और लेक ये हमारी माइक्रो इकोसिस्टम में आ गई। ये नेचुरल का सबसे बड़ा क्या है हमारा, फॉरेस्ट है, इसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको गिवन आ गया इसमें, बट हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन से, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। अब इसने पूछा है कि जो हमारे डीप सी हाइड्रोथर्मल यानी कि जो हमारे बिल्कुल बॉटम में रहते हैं उनके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, जो सबसे नीचे बॉटम लेवल पे रहेंगे, सी बेड जिनको हम बोल रहे हैं बॉटम लेवल पे हैं, तो वहां पर प्रोड्यूसर कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, इसका नाम है बच्चे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया नहीं रहेंगे, गलत है। कोरल रीफ, ग्रीन एल्गी, कीमोसिंथेटिक, सीधा सीधा आंसर बनेगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाएंगी। इनको रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा सनलाइट का, कोई आउटपुट का कोई रोल नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट, इसीलिए ये बॉटम में सरवाइव करेगी, एज ए प्रोड्यूसर का काम करेगी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये प्रोड्यूसर का काम करेंगे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के केस में। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, ये 2016 में पूछा गया है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस प्रॉपर एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, बट हमें याद रखना पड़ेगा बच्चे। एजे टेंसल, एजे टेंसले ने हमारा इकोसिस्टम का जो टर्म गिवन किया था। व्हाट इज इकोसिस्टम सभी को पता होना चाहिए, बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन। अब बायोटिक और एबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म, अब एबायोटिक क्या है हमारा, टेम्परेचर, इसको ऐसे समझे जैसे ये एक बायोटिक यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन, और इसके चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, अब उस एनवायरमेंट में क्या है, एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर क्या होगा, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है ना, ये सभी उसके लिए एबायोटिक है, और इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है, बायोटिक। तो बायोटिक प्लस एबायोटिक के इंटरेक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बात हमें किसने बताई थी, एजे टेंसले ने बताई थी कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग और हमारे, या लिविंग को बायोटिक बोलो और नॉन लिविंग को हमारा एबायोटिक बोलेंगे। तो एजे टेंसले ने स्टेटमेंट को दिया था, इस टर्म को दिया था। Which one of the following is a characteristic feature of cropland? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों ये याद रखना है कि जो क्रॉप लैंड है ये एक आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या हम इसको ऐसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हमने इसको बिल्ड किया है, तो बिल्ड किया है तो मैन मेड एक्टिविटीज द्वारा बनाया गया है। तो मैन मेड जब भी बात करेंगे तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, जिसमें ह्यूमन की एक्टिविटी से वो काम किया जाए, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, एब्सेंस ऑफ वीड, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जब भी हम कोई ह्यूमन मेड अगर वो काम होगा तो सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए ना, तो वो वेरिएशन तो कम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसका मेजर
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा क्रॉपलैंड का, क्योंकि अगर वो मैन मेड एक्टिविटी है तो वेरिएशन क्या होगी, कम, और प्रोडक्शन क्या होगा, हायर। हम पैदावार अच्छी चाहते हैं, है ना, हमारी यील्ड अच्छी मिले, प्रोडक्टिविटी अच्छी मिले हमें, प्रोडक्टिविटी, ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, ऐसे भी आ सकता है अगर ऑप्शन में लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ना मिले आपको और हायर प्रोडक्शन मिले तो आप हायर प्रोडक्शन को भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हम अपनी ह्यूमन मेड एक्टिविटीज के द्वारा प्रोडक्शन का अमाउंट ज्यादा रखेंगे और वेरिएशन का अमाउंट कम कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पूछा है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर बना है बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान। सेकेंडरी प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, सेकेंडरी प्रोडक्शन एक तरीके से प्रोडक्टिविटी ऑफ कंज्यूमर है, ये प्रोडक्टिविटी बाय कंज्यूमर आएगा। यहां जब भी कंज्यूमर की बात करें कि नया कितना प्रोडक्शन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बोले हम, नए ऑर्गेनिक मैटर का बनना बाय कंज्यूमर्स, तो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है। बट इसने तो फोटोसिंथेसिस वर्ड दिया है, तो नेट प्रोडक्टिविटी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन लॉस के बाद जो बचा है कंजप्शन के लिए वो हमारा नेट है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी गलत है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आना चाहिए। ठीक है, कि कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर का फोटोसिंथेसिस के दौरान है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसके जो टर्म्स है प्रोडक्टिविटी की वो आपको लर्न रखनी है। बेसिकली चैप्टर में बच्चे 3 ही टॉपिक बनते हैं, एक हमारा प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन रहेगा, एक डिकम्पोजिशन का रह गया है हमारा, और हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। तो और क्या बच गया, हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड बच गए, है ना। तो ये अच्छा स्कोरिंग है और कम सिलेबस है, तो इस चैप्टर को अच्छी वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, ऑक्यूपाई द डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी। एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम यहां देखें हर्ब और जो हमारे छोटे मोटी ग्रासेस होती हैं उसको अगर मैं एक लेवल पे ले लूं, उस लेवल को बोलेंगे स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 1 बोलो, या हम उसको बोलेंगे लेयर 1। अब इसके बाद इससे अप लेयर पे कौन आ जाएंगे, हमारी शर्ब आ जाएंगी। अब इससे अप लेयर पे कौन आ जाएंगे, हमारे ट्री आ जाएंगे, और ऐसे करके बहुत सारे ट्री मिलके हमारा क्या बन जाता है, फॉरेस्ट। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चे कि ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3, स्ट्रेटा 4, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले सबसे छोटे, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ओके, तो ये वर्टिकल जो हमारा बायोटिक कम्युनिटी में स्पीसीज का लेवल को ऑक्यूपाई करना, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाएगा। ये तीनों टर्म हमारे गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चे, ऑप्शन डी, स्ट्रैटिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से याद रखना है बच्चे, स्ट्रेटा का बनना, अलग अलग स्ट्रेटा मतलब लेवल, लेयर। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल। अब कह रहा है कि कितना लिविंग मैटर। अब लिविंग मटेरियल की जैसे ही बात आए तो यहाँ बायोमास की बात कर रहा है वो, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना लिविंग मटेरियल यानी कि मास हमारा अवेलेबल होगा। तो आंसर देखते हैं हमारा क्या आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्या है हमारा,
ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडिंग स्टेट। अब इसने कहा है बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर लेवल के पास कितना लिविंग मटेरियल है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला T1, T2, T3, T4 हमारा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। तो मैं बोल रही हूं कि इस ट्रॉपिक लेवल ने प्रोड्यूसर है ये, इसने जो ऑर्गेनिक मटेरियल दिया इस पे ये डिपेंड किया, इस पे नेक्स्ट डिपेंड करेगा, देन नेक्स्ट, है ना। हमारा कोई भी फिर कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हमारा टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स। तो अब ये कह रहे हैं कि इनके पास कितना अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर है इस लेवल पे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बच्चे स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। सीधा सीधा इसका आंसर क्या आएगा, स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप से याद कर लो बायोमास, लिविंग कितनी हमारा ऑर्गेनिक मैटर बचा है, स्टैंडिंग मतलब उस लेवल पे खड़ा हुआ, स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। तो उसका स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट मत याद रखना, स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा इन सॉइल। सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो स्टैंडिंग स्टेट होता है। बट लिविंग मटेरियल का ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट रहना, कितना बचा हुआ है या कितना अवेलेबल है वो बायोमास, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दोनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। अगर हमारा ये पूछते हैं ट्रॉपिक लेवल से रिलेटेड तो हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है, और हमारा सॉइल के अंदर अमाउंट पूछ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का तो हमारा स्टैंडिंग स्टेट है। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से आपको ये तीन टर्म याद रखना बच्चे, एक तो स्ट्रैटिफिकेशन, एक स्टैंडिंग क्रॉप, देन हमारा स्टैंडिंग स्टेट। ये तीनों टर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। ये मैं आपको फिर से बोल रही हूं कि ये तीनों टर्म आप फिर से एक बार चेक करना। स्ट्रैटिफिकेशन लेयर बाय लेयर, सबसे पहले छोटे हर्ब्स है हमारी, देन शर्ब, देन ट्री, वो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। स्टैंडिंग क्रॉप कितना अमाउंट अवेलेबल है ऑर्गेनिक मैटर का, और स्टैंडिंग स्टेट कितना अमाउंट न्यूट्रिएंट का प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन डीप ओशियन सी ओशियनिक वाटर पूछा है। तो ज्यादातर हमारे डीपली रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, कौन होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं रह सकते, टर्शरी भी नहीं आएगा, तो कौन आएगा हमारा डिट्राइटिवोरस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। डिट्राइटिवोरस ही है जो नीचे डिकम्पोजिशन करते रहते हैं ना, तो डीप सी में डिट्राइटिवोरस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है an association of individual of different species living in the same habitual having the functional interaction। एक अगर हम बात करें डिफरेंट स्पीसीज का एक सेम एरिया में, सेम पॉपुलेशन में वो रह रहे हैं, और इन सब का इंटरेक्शन की बात करें, लिविंग वर्ड बोल दिया ना बच्चे, लिविंग की बात हो रही है यहाँ पे, लिविंग वर्ड बोल दिया तो लिविंग से ही याद रख लो बायोटिक। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, बायोटिक कम्युनिटी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल नीश नहीं। नीश होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एनवायरमेंट या कम्युनिटी में क्या इकोलॉजिकल रोल है, तो ये नहीं आएगा। लिविंग का इंटरेक्शन की बात हो रही है तो बायोटिक कम्युनिटी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो बायोटिक कम्युनिटी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 24, इफ 20 जूल एनर्जी इज ट्रैप्ड, अब वो ट्रैप्ड कर चुका है प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर यहां पे हमारे प्लांट है, सॉरी हम देखते हैं प्लांट के पास कितना है भैया, 20 जूल है। ठीक है, प्लांट को किसने खाया, माइस ने, तो 20 जूल का 10% निकालेंगे, 10% निकाल दीजिएगा, 2 जूल आ गया। माइस के बाद हमारा क्या आएगा, स्नेक। अब स्नेक के पास इस 2 जूल का 10% फिर से निकालेंगे,
तो कितना आ जाएगा 0.2 जूल। लास्ट में हमारा पिकॉक का पूछा गया है, तो पिकॉक का 0.2 का 10% यहां निकाल लेंगे तो क्या आएगा 0.02। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चे 0.02 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बस क्या चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि यहाँ ट्रैप्ड यानी वो सन लेवल से ले चुका है। अगर वो यहाँ लिखता कि सोलर रेडिएशन वो ट्रैप कर रहा है या वो ले रहा है, उसका कुछ ऐसा लिखी होती यहाँ स्टेटमेंट, सोलर इनपुट भी गिवन होता, तो अगर सोलर इनपुट होता तो उसका हमें पहले 1% निकालना पड़ता। ठीक है, तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% लॉ क्या है कि 10% ही हमारा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, 90% एज ए हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में लॉस्ट होता है। तो पिकॉक का पूछे बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन ही हम बहुत छोटी क्लासेस से करने शुरू कर देते ना, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.02 जूल। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, अब नए ऑर्गेनिक मैटर का बनना सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है, बट किसके द्वारा बनेगा, डिकम्पोजर गलत, प्रोड्यूसर भी गलत, पैरासाइट भी गलत। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जितना हमारे कंज्यूमर्स के पास है या उन्होंने जो नया बनाया है उसको सेकेंडरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी मतलब नया, उसके पास अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी नया बना रहा है वो, तो कंज्यूमर्स के द्वारा नया ऑर्गेनिक मैटर बनना हमारा क्या होगा सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है 25 क्वेश्चंस में हमने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू किए हैं, तो इस चैप्टर की वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये हमारा 12th क्लास का लास्ट चैप्टर रहेगा। तो इस कंटिन्यूटी सीरीज में बने रहिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एवरीवन।